होटल राजमहल, एपिसोड 91, तामसिक कालघोरी। दिव्या बेसमेंट में मौजूद उस पुराने संदूक पर से एक एक कर सारे धागे खोल देती है। वो नारियल उठाकर दूर फेंक देती है। दिव्या जैसे जैसे ये सब कर रही होती है, तभी उस बेसमेंट में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन इस वक्त दिव्या को बस अपनी बहन को इस संदूक से निकालने का ख्याल है और कुछ नहीं। वहीं ऊपर अपने कमरे में मौजूद मल्लिका, जो कि अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी गुनगुना रही होती है, कि तभी अचानक से उसकी आंखें गुस्से में बड़ी होने लगती है। कौन पहुंचा है उस संदूक तक? उसका वो चेहरा जो अभी कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रहा था, वो अचानक से एक भयानक रूप ले लेता है। उसके वो बाल जो अभी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे, वो अचानक से तेज हवाओं के कारण उड़ने लगते हैं और उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो जाती है। उसने अचानक से गुस्से से तमतमाते हुए कहा, मेरे ही होटल राजमहल में मुझसे बिना पूछे ये सब क्या हो रहा है? आखिर इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई उस संदूक को छूने की? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को वो संदूक खोलने नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहते ही मल्लिका धुएं की तरह उस कमरे से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या अब भी अपनी भरसक कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे करके वो इस संदूक के ताले को खोल पाए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से उस संदूक पर वार किया और तभी अचानक से पूरे कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें काफी तेज हो गई। दिव्या ने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा, मगर उसने बिना रुके एक बार फिर उसी ताकत से उस ताले पर वार किया। दिव्या के लगातार जोर जोर से वार करने की वजह से वो ताला काफी ढीला हो गया है और तभी अचानक से वो ताला खुल जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा विस्फोट हुआ और उससे गाढ़ा धुआं निकलने लगता है। उस गाढ़े धुएं को देखकर दिव्या कुछ कदम पीछे हट जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, मगर तभी अचानक से वो संदूक अपने आप खुलने लग जाता है। उस संदूक के खुलते ही पूरे बेसमेंट से काफी सारे लोगों के एक साथ रोने और बिलखने की आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सब लोग बेहद दर्द में हों। आसमान से तेज बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है। दिव्या हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कहीं उससे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? क्या उसे ये संदूक नहीं खोलना चाहिए था? तभी अचानक से उस संदूक के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। दिव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो धुआं छटते ही दिव्या ने सबसे पहले उस संदूक को देखा, मगर उस संदूक को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिव्या ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी दिल की धड़कनें अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। उसके सामने एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा है, जिसने काले रंग की धोती पहनी हुई है और उसके गले में हाथी के दांतों की माला है। उसने अपने गले में तरह तरह के ताबीज और काले रंग के धागे पहने हुए हैं। उसके माथे पर एक बड़ा सा सांप का निशान है, जिसे देखकर लग रहा है जैसे किसी ने उसके माथे पर खंजर से सांप कोदा हुआ है, जिसका खून अब काला पड़ चुका है। उसकी दोनों आंखों के बीचों बीच एक काले रंग का गोल घेरा बना हुआ है। उसके बाल जटाओं की तरह लंबे और उलझे हुए हैं। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत बड़े हैं, जिन पर खून लगा हुआ है। उसकी दाढ़ी काफी बड़ी है और वो दिखने में काफी भयंकर तांत्रिक लग रहा है। संदूक से बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया।
उसके दांत किसी आम इंसान के दांतों की तरह नहीं हैं। उसके दांत काफी बड़े और लाल रंग के हैं, जैसे उन पर खून लगा हुआ हो। उसे देखकर दिव्या का पूरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान आखिर होटल राजमहल के अंदर आया तो आया कैसे? क्या वो सच में इस संदूक के अंदर कैद था? और अगर था भी तो क्या दिव्या ने उसे बाहर निकाल दिया? दिव्या जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहती है। वो फटाफट रेंगते हुए सीढ़ियों की तरफ पहुंची ही थी कि तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आई। छोटी, छोटी, बचा मुझे, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकाल। मैं यहाँ दर्द से तड़प रही हूँ छोटी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि दिव्या की बहन की है। उस आवाज को सुनकर दिव्या सीढ़ियों पर जाते जाते बीच में ही रुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने घबराते हुए अपने चारों तरफ देखा, मगर उसे अपनी बहन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। तभी उसने पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा जो एक खूंखार और बेहद ही भयानक तांत्रिक की तरह दिख रहा होता है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है, एक ऐसी हैवानियत भरी हंसी जिसे देखकर दिव्या की रूह तक कांप गई। अपनी बहन को ढूंढ रही हो? कहीं नहीं मिलेगी वो, कहीं नहीं। इतना कहते ही वो राक्षसी तांत्रिक हवा की रफ्तार से पूरे बेसमेंट में इधर उधर घूमने लगा। दिखने में वो काफी शक्तिशाली लग रहा है। वो अपनी उंगलियों के इशारे पर ही बेसमेंट में मौजूद सारे सामान को नीचे गिरा रहा है। अब मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ अब मैं। जय हो माँ काली, जय हो। उसकी हैवानियत भरी हंसी पूरे बेसमेंट में गूंज रही है। ये सब देखकर घबराहट और डर के मारे दिव्या की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके कानों में अब भी उसकी बहन की आवाज गूंज रही है। आखिर इस राक्षस के ये कहने का क्या मतलब है कि उसे अपनी बहन कहीं पर भी नहीं मिलेगी? दिव्या ने तुरंत हिम्मत करके अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर डरते डरते उस तांत्रिक से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं मिलेगी मेरी बहन मुझे? वो तांत्रिक अब भी पूरे बेसमेंट में धम धम की आवाज के साथ अपने भारी कदमों से कूद रहा है। उसकी हंसी के साथ साथ उसके कदमों की आवाज ने भी पूरे होटल राजमहल को हिलाकर रख दिया है। वहां के सारे खिड़की दरवाजे इस कदर हिल रहे हैं जैसे वहां पर कोई भूचाल आ रहा हो। इधर दिव्या उस तांत्रिक के पास है और उधर विशाल सोया हुआ है। तभी अचानक से होटल राजमहल के हॉल के बीचों बीच लगा हुआ झूमर टन टन की आवाज के साथ हिलने लगा। वो आवाज शुरू में धीमी है, मगर धीरे धीरे करके काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से विशाल की नींद खुल जाती है। वो एक झटके से अपनी नींद से उठ जाता है और उस झूमर के साथ साथ अपने डेस्क और होटल राजमहल में रखे सारे सामान को हिलता हुआ देखकर कहता है, ये सब हो क्या रहा है? वहां पर रखा सारा सामान हिल रहा है, जिसे देखकर विशाल की घबराहट बढ़ने लगती है। क्या सच में यहाँ कोई भूकंप आ रहा है? वो अपने चारों तरफ नजर घुमाता है और तभी उसे समझ में आता है कि दिव्या वहां पर नहीं है। दिव्या? अब ये दिव्या कहां चली गई? दिव्या! दिव्या! विशाल जोर जोर से दिव्या का नाम पुकारना शुरू कर देता है। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी उसे दिव्या कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। तभी अचानक से उसे होटल राजमहल के बेसमेंट से कुछ खटपट की आवाजें आने लगती है। आउच! उसे अब भी पूरे शरीर में दर्द है और चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़खड़ाकर चलते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, चाहे वो कितने भी दर्द में क्यों ना हो।
लेकिन वो दिव्या को इस मनहूस भूतिया होटल में अकेले नहीं छोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ वो राक्षसी तांत्रिक अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से दिव्या की तरफ देखकर हैवानियत भरी हंसी हंस रहा है। उसके लाल दांतों की वजह से वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। जानना चाहती हो कहाँ है तुम्हारी बहन? मिलना चाहती हो अपनी बहन से? लो मिलो। इतना कहते ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और न जाने कहां से जादू की तरह उसके हाथ में एक बेहद मोटी रस्सी आ गई, जो दिखने में एक कोड़े की तरह लग रही है। उसने अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए अचानक से वो कोड़ा अपनी पूरी ताकत से अपनी पीठ पर दे मारा। छोटी नहीं! उसके कोड़े मारते ही एक बार फिर दिव्या की बहन काव्या की आवाज आई, मगर इस बार वो दर्द से बुरी तरह से छटपटा रही है। वो राक्षसी तांत्रिक एक एक करके लगातार अपनी पीठ पर कोड़े मारता जा रहा है और काव्या की आवाज में दर्द और तड़प बढ़ती जा रही है। ये सब देखकर दिव्या भी अंदर तक कांप जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आखिर में वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो उठकर तुरंत उस राक्षसी तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और रोते रोते कहने लगती है, दीदी दीदी नहीं, मत मारो दीदी, कहाँ हो तुम दीदी? नहीं नहीं नहीं, मत मारो। तड़प और तड़प, मुक्ति चाहिए तुझे, यही सजा है तेरी। और तड़प। मगर उस तांत्रिक के ऊपर दिव्या की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसके कोड़ों की मार की वजह से काव्या का रोना बिलखना और भी दर्दनाक हो उठता है, जिसे अब दिव्या सुनने की हिम्मत नहीं रखती। आखिर में उसकी बहन का प्यार उसके डर पर भारी पड़ गया और उसने हिम्मत कर कर चिल्लाते हुए उस तांत्रिक से कहा, आखिर कहाँ है मेरी दीदी? कहाँ है वो? तुम क्यों उन्हें इस तरह से परेशान कर रहे हो? तुम्हारी दीदी कैद में है और वो भी मेरे अंदर। अब बोलो, बचा सकती हो उसे मेरे जाल से? कर सकती हो अपनी बहन को रिहा? इतना कहकर वो तांत्रिक एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। दिव्या ने रोते रोते उस तांत्रिक से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरी बहन को क्यों कैद किया हुआ है? क्या मिलेगा तुम्हें उससे? मैं कौन हूँ? वो तांत्रिक जोर जोर से हंसते हुए पूरे बेसमेंट में चक्कर काटने लगा और उसने कहा, अरे सुनो सब लोग, ये तुच्छ सी लड़की मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वहां पर तो कोई भी नहीं है, तो आखिर वो किससे बात कर रहा है? तभी अचानक से उस राक्षसी तांत्रिक के चेहरे की हंसी गायब हो गई। दिव्या ने देखा कि अचानक से उसका चेहरा पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना हो चुका है। आसमान में तेज बिजली कड़कती जा रही है और वो धीमे कदमों से दिव्या की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा है और उसकी सांसों की गुर्राहट पूरे बेसमेंट में गूंज रही है। उसका ये रूप देखकर दिव्या घबराते हुए पीछे हटने लगती है। कहीं उसने इस तांत्रिक को गुस्सा तो नहीं दिला दिया? कहीं इस तांत्रिक ने दिव्या या फिर उसकी बहन के साथ कुछ कर दिया तो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मुझसे? वो राक्षसी तांत्रिक दिव्या के बेहद नजदीक पहुंच गया है और तभी उसने अचानक से गुस्से में गरजते हुए कहा, माँ काली का अघोरी तांत्रिक हूँ मैं। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और पूरा बेसमेंट जोरों से हिलने लगा।
अचानक से बेसमेंट की पूरी दीवार टूटकर वहीं पर मिट्टी की तरह ढह गई। जिस अघोरी से यक्ष और प्रेत भी भयभीत हो, वो प्रेतात्मा अघोरी हूं मैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक से न जाने कहां से उसके हाथ में एक आत्मा की चोटी आ गई। दिव्या ने देखा उस आत्मा का पूरा शरीर खून से सना हुआ है और वो दिखने में काफी खतरनाक लग रही है, मगर इस वक्त उस राक्षसी तांत्रिक के हाथों में वो कुछ नहीं कर पा रही है और बस दर्द से छटपटा रही है। जिसे 100 सालों की सिद्धि और तंत्र का ज्ञान प्राप्त है, वो अघोरी हूं मैं। उसकी आवाज की गरज बढ़ती ही जा रही है, जिसे देखकर दिव्या बेहद ज्यादा डरी हुई है। वो अब समझ चुकी है कि इस बेसमेंट में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और इस अघोरी को गुस्सा दिलाना शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल बन सकती है। जिसने दुनिया के विषैले से भी विषैले सर्पों के विष को पिया है और उन पर विजय हासिल की है, वो सर्प अघोरी हूं मैं। उसके इतना कहते ही न जाने कहां से उसके हाथ में एक सांप आ गया और देखते ही देखते वो अघोरी उस सांप को जिंदा निकल गया। उसी वक्त वो अघोरी अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाता है, मैं हूं काल घोरी, काल घोरी। उसके इतना कहते ही पूरे आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। ये सब देखकर दिव्या की चीख निकल जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? कौन है ये काल घोरी तांत्रिक और क्या लेना देना है इस तामसिक तांत्रिक का दिव्या की बहन के साथ? और दिव्या ने इस तांत्रिक को संदूक से निकालकर कहीं अपनी बहन की तरह अपनी जिंदगी को भी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया है? आखिर ये तांत्रिक इस होटल राजमहल में एक संदूक में कैसे कैद था? क्या है इसके पीछे का रहस्य? अब आगे क्या करेगा विशाल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।